तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको लेके चलेंगे मुंबई के अंडरवर्ल्ड के उस दौर में जब दाऊद इब्राहिम का नाम नहीं था। अंडरवर्ल्ड में सिर्फ 3-4 नाम चलते थे, जिनमें से सबसे बड़ा नाम था करीम लाला का, फिर हाजी मस्तान का, स्मगलर यूसुफ पटेल जो दादागिरी भी बहुत करता था, और मटुआ डॉन वरदाराजन मुडलियार का नाम। ये 4 नाम चलते थे, बाकी सब अभी शुरुआती स्टेज में थे। दाऊद इब्राहिम गैंग में से अगर किसी का नाम चलता था उस समय, तो उसके बड़े भाई साबिर का चलता था। वो उस समय पूरी फॉर्म में था। बात हम 1970 की करने जा रहे हैं, जब एक बहुत बड़ा पठान गैंग का सहयोगी रहा मकालडा, उसका मर्डर हुआ था। और वो मर्डर किसने किया, किसी को तब तक पता नहीं था कि वो आदमी है कौन मर्डर करने वाला। वो शख्स था जो मुंबई का रहने वाला भी नहीं था, वो कि नागपाड़ा डोगरी कहीं का कोई दादा नहीं था, लेकिन था बहुत दलेर आदमी। और कुछ समय में उस आदमी ने अपनी इतनी दहशत बनाई उस इलाके में कि बहुत सालों तक उसको लोग याद करते रहे, लेकिन उसकी कहानी आज तक किसी ने नहीं बताई। मैं बहुत समय से किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रहा था जो उस शख्स के बारे में बताए। वो पूना का रहने वाला था और मुंबई में आके कैसे यूसुफ पटेल का करीबी बना, कैसे साबिर इब्राहिम जिसके मर्डर से मुंबई में गैंगवार शुरू हुई, उसके साथ पंगा लिया। और बड़े बड़े लोगों से उस आदमी ने उसके झगड़े हुए। परदेसी था, लेकिन कहीं भी घुसने से डरता नहीं था। शायद उसकी हिम्मत की वजह से उसको यूसुफ पटेल ने अपना एक तरीके का उस जमाने में बॉडीगार्ड रख लिया। उसके बाद जब झगड़े बहुत बढ़ने लगे तो हाजी मस्तान का सहारा लेना पड़ा, और बहुत समय तक उसने हाजी मस्तान के साथ काम किया। उस आदमी का नाम था इकबाल टाइगर। ये इकबाल टाइगर अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है उस इलाके का, हालांकि उस इलाके का नहीं था। क्या है उसका पूरा किस्सा? वो दौर जब दाऊद इब्राहिम, नूरा, उसका भाई अनीस, ये लोग अपने पांव फैलाने में लगे थे, उसके पहले की दास्तान। और कैसे एक बार दाऊद के पिता हवलदार इब्राहिम ने इस आदमी को पकड़ा, क्योंकि ये उनके बेटों के लिए खतरा बनता जा रहा था। कैसे मारा पीटा, क्या क्या हुआ, वो सब कहानी जो आपने आज तक नहीं सुनी, वो आपको आज सुनाएंगे। हमने उस शख्स को ढूंढ लिया जो इस इकबाल टाइगर का रिश्तेदार। बहुत मेहनत की उस लड़के ने उसकी पूरी हिस्ट्री ढूंढने में, बहुत करीबी था। और इस लड़के को इकबाल टाइगर ने खुद अपना पूरा किस्सा सुनाया, जो इस आदमी ने बहुत मेहनत करके याद कर करके उसको सुनाने की कोशिश की है। वो किस्सा आज मैं नहीं, इकबाल टाइगर का वो करीबी सुनाएगा। एक शख्स जो एक आम शरीफ आदमी था, कैसे क्राइम की दुनिया में आता है और कैसे उसको छोड़ना चाहता है, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प चैप्टर। कहते हैं कि ये वन वे स्ट्रीट होती है, लेकिन जब इस आदमी ने फैसला किया, इकबाल टाइगर ने, कि मैं अभी ये काम नहीं करना चाहता,
तो उसको क्या क्या दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो किस्सा भी आपको सुनाएंगे। ये 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम आपको उसके पूना से मुंबई आने के बाद यूसुफ पटेल, जो अपने समय का बहुत बड़ा स्मगलर था और एक ज़माने में हाजी मस्तान को भी चैलेंज करने लगा था, बाद में बहुत बड़ा बिल्डर बन गया, वही यूसुफ पटेल जिसने नागपाड़ा में एक घोड़ों के तबेलों में आग लगा दी थी और करीम लाला को उसमें पुलिस का एक्शन देखना पड़ा था, वो किस्सा आपको सुना चुका हूं। यूसुफ पटेल को इस आदमी की ज़रूरत क्या थी, क्यों थी, कैसे थी, और जब उसकी मुश्किलें बढ़ने लगी तो कैसे उसने हाजी मस्तान का सहारा लिया। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है दोस्तों, आप सुनिए। मैंने उस आदमी को, उसके करीबी को, जिसने ये किस्सा सुनाया, मैंने उसको बिल्कुल टोका नहीं, मैंने कहीं उसकी बात एडिट नहीं की। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने यूसुफ बचकाना के किस्से सुने, आपने अशोक जोशी के किस्से सुने, उन लोगों की आवाज़ में जिन लोगों ने पूरी मेहनत करके, रिसर्च करके वो इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, उसी तरह मैं इस शख्स की दाद देता हूँ कि उसने बहुत मेहनत करके ये किस्सा सुनाया। लेकिन दोस्तों, कई बार आपको लगेगा कि आदमी बहुत स्लो बोलता है। ये कोई प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, ये पत्रकार नहीं हैं, ये कोई डबिंग आर्टिस्ट नहीं हैं, ये कोई पब्लिक ऑरेटर नहीं हैं। इनके पास तो फैक्ट्स है, एक पलंदा है इन्फॉर्मेशन का, जिसको वो अपने तरीके से ईमानदारी से सुनाते हैं। इनको कुछ लेना देना नहीं है उन लोगों से, लेकिन जो मसौदा इकट्ठा किया, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उसको अपने तरीके से सुनाते हैं। तो आपको तारीफ करनी चाहिए ऐसे लोगों की, जो बिना किसी मतलब के, बिना मकसद के, अंडरवर्ल्ड के वो पुराने किस्से ढूंढ के लाते हैं और उनको हमारे साथ शेयर करते हैं, आपको सुनाते हैं। मैंने जैसे उस शख्स ने जो किस्सा सुनाया, उसकी आवाज़ में, उसके मुताबिक आपको आगे परोस रहा। आप सुनिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपको कहीं लगे कि कुछ स्लो है, आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन मज़ा उसी तरह आएगा जिस तरीके से वो शख्स सुना रहा। पेशेंस रखनी चाहिए। पुरानी बातें पहले तो मिलती नहीं हैं, मिलती हैं तो उनको सुनाने वाले कम मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो वो बेचारे अपने तरीके से सुनाते हैं। उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। तो आज आप सुनिए इकबाल टाइगर का किस्सा, जिसने एक बार अपने समय में करीम लाला, हाजी मस्तान और दाऊद भाइयों को एक तरह से पूरी तरह परेशान करके रखा हुआ था। किसी से नहीं डरता था, अकेला आदमी कहीं भी घुस जाता था, किसी की परवाह नहीं करता था। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, सुनिए हमारे उस मित्र की आवाज़ में जो सुना रहे हैं इकबाल टाइगर का किस्सा। क्राइम रिपोर्टर बलजीत परमार साहब, मैं पूना से बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ से मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। बलजीत परमार साहब, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपके एपिसोड देखता हूँ। आप पूरी दुनिया के सामने सच्चाई को दिखाते हो। जुर्म की जो दास्तान है, इंसान क्रिमिनल कैसे बनता है, उस पर क्या गुजरती है, पुलिस अपना काम कैसे करती है, अंडरवर्ल्ड कैसे उरूज पर आया, अंडरवर्ल्ड के बारे में आपने जो एक्सपोज किया, तो मैं आपको आज एक ऐसी स्टोरी देना चाहता हूँ जो कि बहुत पुरानी है। जब अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हुई थी,
ये शायद उसके भी पहले की स्टोरी है। ये 1970 के ज़माने की स्टोरी है, लेकिन आज मौका मिला आपको बताने का। कोई ईमानदार जर्नलिस्ट मिला नहीं जिसको ये बता सकूं। तो आज मैं आपको बलजीत जी एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहा हूँ। उस शख्स का नाम है इकबाल शेख। ये पूना में भवानीपेट इलाके में पैदा हुआ और इनका काफ़ी अच्छा बड़ा ख़ानदान था। ये अच्छे अच्छे लोग थे, ख़ानदानी लोग थे। इकबाल को 4 भाई 2 बहनें थे। इकबाल के जो पिताजी थे वो मेहनत मजदूरी करते थे। अम्मी उनके घर पे रहती थी। इकबाल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था। इकबाल टाइगर ने 10वीं पास की, कॉलेज गया। कॉलेज में एक हैदर नाम का गुंडा था। वो अपने गैंग के साथ में कॉलेज में हफ्ते मांगता था। उसका भाई रज़ाक ये बाहर बिल्डरों से, व्यापारियों से, धंधे वालों से हफ्ता वसूली करता था। और इनका जो बाप था हैदर का और रज़ाक का, अकबर अकबर रामपुरी, ये दोनों भाई उसको कलेक्शन ला के देते थे और ये अपनी हुकूमत पूना में चलाता था। अकबर रामपुरी ये बड़ा गैंग था। इनके गैंग में 300-350 लोग थे। हैदर रामपुरी ने इकबाल टाइगर को पकड़ा कॉलेज के गेट पे। कहा, क्या मेरा नाम हैदर रामपुरी है, मैं इलाके का भाई हूँ, मैं अकबर रामपुरी का बेटा हूँ, रज़ाक रामपुरी का भाई हूँ। तुम कॉलेज में फ़ीस देते हो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो तुमको मुझे भी हफ्ता देना पड़ेगा। ये मेरे एरिया में है ये कॉलेज और मैं ये एरिया का भाई हूँ। तो अगर कॉलेज में रहना है तो हफ्ता देना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाहर दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा। इकबाल टाइगर ने कहा कि पढ़ाई के पैसे हमसे पूरे नहीं हो रहे, बुक के, किताबों के पैसे, फीस भी हम ठीक से भर नहीं पा रहे, हम गरीब है, हम तुमको हफ्ता कहाँ से दे। उसने बोला, ये तेरे गरीबी की कहानी मुझे मत सुना, मुझे पैसा चाहिए तो बस पैसा चाहिए। मैं तेरे को एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, कल मेरे को ये टाइम पे पैसा चाहिए। मैं एक कॉलेज के गेट पे खड़ा रहूँगा, अगर कल तूने पैसा नहीं दिया तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन जब इकबाल बिना पैसे के गेट पे गया तो हैदर ने फिर उसको पकड़ा और कहा, पैसा दे, तुझे कहा था। उस इकबाल ने बोला पैसा नहीं। तो हैदर ने और उसके लड़कों ने इकबाल को मारना चालू किया। इकबाल ने पत्थर उठा के हैदर के सर में डाल दिया। हैदर को हॉस्पिटल ले जाया गया। हैदर ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा था। हाफ मर्डर केस हो गई थी। हैदर की जान बच गई। हैदर का बाप अकबर रामपुरी और उसका भाई, बड़ा भाई रज़ाक रामपुरी 100 आदमी के साथ इकबाल को ढूंढ रहे थे। उन्होंने इकबाल के घर में घुसा, इकबाल का घर तोड़ दिया। तोड़ फोड़ की, मिट्टी का घर था। उनके बाप को, माँ को मारा, छोटे भाई बहनों को मारा, इकबाल के दोस्तों को मारा, मोहल्ले में सबको मारा। लेकिन इकबाल फरार हो चुका था। इकबाल को रामपुरी लोग की ताकत का अंदाज़ा था। उसे पता था कि वो लोग क्या कर सकते हैं। इकबाल पूना में 2 गैंग के पास गया। क्या मुझे पुलिस भी ढूंढ रही है, अकबर रामपुरी भी ढूंढ रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन वो 2 गैंग ने इकबाल टाइगर की मदद करने से मना कर दिया। कहा कि वो बड़े लोग हैं, हम उनसे दुश्मनी नहीं कर सकते, हमको रिप्लाई बैठेगा। वो छोटे मोटे लोग होते तो हम तुम्हारी मदद करते थे, तुम्हारी ज़मानत करा के तुम्हें कुछ, तुम्हारे लिए कुछ करते थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। फिर इकबाल टाइगर ने पूना के थोड़ा आसपास इलाके में और फुटपाथ पे रहने लगा। फिर इकबाल टाइगर ने सोचा, अब तो मैंने दुश्मनी तो पूरी की है, अब वो मेरी जान ले लेंगे और मुझे तो ज़िंदा रहना है मेरी फैमिली के लिए, मेरे घर के लिए। आज मैं घर का बड़ा हूँ, मेरे 5 भाई बहन हैं, मेरे अम्मी अब्बा हैं, मैं इनको कैसे संभालूँ। तो इकबाल टाइगर ने कहा कि मैं इनको पूरे सबको मार दूंगा और फिर जेल से छूट के आऊँगा और फिर अपनी फैमिली को संभालूंगा और फिर से अच्छाई पे मैं चलूँगा, क्योंकि मुझे जीना है। फिर इकबाल टाइगर ने फील्डिंग लगाकर अकबर रामपुरी पर हमला किया। अकबर रामपुरी को मार दिया। अकबर रामपुरी भी मरते मरते बच गया। ये दुश्मनी और भड़क गई। 400-500 आदमी अकबर रामपुरी के इकबाल टाइगर को ढूंढने लगे।
फिर इकबाल ने सोचा पूना में रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। पुलिस पूरे पूना में ढूंढ रही थी इकबाल को। रज़ाक लोग के पास पैसा था, अकबर रामपुरी के पास। उन लोगों ने पैसा इतना बहाया कि पुलिस, गुंडे, हर तरीके के लोग इकबाल को ढूंढ रहे थे। इकबाल परेशान था। इकबाल बॉम्बे की तरफ गया। इकबाल जब बॉम्बे में आया तो बॉम्बे में फुटपाथ पर सोया। फुटपाथ पर इकबाल को नींद में से उठाकर मारा गया और कहा यहाँ पर सोना नहीं है, ये सिराज दादा का एरिया है, यहाँ सोने के लिए पैसे लगते हैं। उतने में सिराज दादा आया और कहा क्या हुआ भाई, देखो ये आपकी जगह पर सोया है आपके एरिया में, इसको हफ्ता मांगे तो नहीं दे रहा है। तो सिराज ने इकबाल को मारा और चाकू लगाई। उसी का चाकू खींचकर इकबाल टाइगर ने सिराज के मांडी में घुसा दिया। उतने में वहाँ पुलिस आई। रात को 3:30 बजे थे। पुलिस आई। सिराज, ये लोग पुलिस को देख के भाग गए। इकबाल टाइगर पकड़ा गया। इकबाल को पुलिस ने बिठाया जीप गाड़ी में। और बात तो यह है कि इकबाल को जिसने अरेस्ट किया, जिसने पकड़ा और ये झगड़ा छुड़ाया, वो और कोई नहीं था, दाऊद इब्राहिम कास्कर का बाप इब्राहिम कास्कर था। वो नागपाड़ा में ड्यूटी पे था। उसने इकबाल को नागपाड़ा में लेके गया, 307 हाफ मर्डर का केस लगाया और फिर सिराज हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। इकबाल को कोर्ट में ले जाया गया। नागपाड़ा लॉकअप में इकबाल 1 महीना था। फिर एक केस में सिराज की एंट्री हुई। सिराज दादा ने जैसे इकबाल को देखा तो इकबाल पे हमला करने की कोशिश की। तो उस वक्त में इकबाल की जान बचाई मकांडा ने। मकांडा बीच में गिरा और इकबाल को बचाने की कोशिश की। मकांडा ने कहा देख, ये मेरा दोस्त है, मेरे प्लेट में खाना खाया है, अब तो इसको मार नहीं सकता। सिराज ने कहा मकांडा, इसने मेरी मांडी में चाकू मारा है, मैं भी इसके मांडी में चाकू मारेगा, बदला लेगा। मकांडा ने बोला नहीं, मेरे रहते हुए तो कुछ नहीं कर सकता। मकांडा की इज्जत करता था सिराज दादा, थोड़ा डरता भी था। उसने इकबाल को कुछ नहीं किया। फिर मकांडा ने इकबाल की ज़मानत करवाई और एक टिकट ब्लैक, रीगल थिएटर में टिकट ब्लैक करने के लिए अपने लड़कों को कहा कि ये तुमको गाइड करेगा, टिकट ब्लैक करेगा, पूरा हिसाब किताब तुम इनके हाथों में दोगे मेरे छूटने तक। ये मेरा दोस्त है, इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसको मदनपुरा में एक रूम दे दो। फिर इकबाल टाइगर मदनपुरा में रहने लगा। मकांडा मदनपुरा में रहा करता था। मदनपुरा का भाई था मकांडा और करीम लाला पठान कंपनी के काफ़ी करीब था। कहा जाता है, सुना है इकबाल टाइगर ने कहा कि करीम लाला का जो खास आदमी था मकांडा। इकबाल टाइगर जब जेल से छूटा तो मकांडा के 4 आदमी इकबाल टाइगर को रीगल थिएटर पर ले आए। रीगल थिएटर पर इकबाल टाइगर टिकट ब्लैक का काम करने लगा। 4 आदमी मकांडा के इकबाल टाइगर के हाथ के नीचे काम करने लगे और बाकी 3 थिएटर भी इकबाल टाइगर ने अपने हाथ में ले लिए। 4 थिएटर की अच्छी खासी कमाई होने लगी। इकबाल टाइगर का ब्लैक का धंधा काफ़ी चलने लगा। उसी दौरान मकांडा की ज़मानत हो गई, लेकिन मकांडा मदनपुरा में आया नहीं, इकबाल टाइगर से मिला नहीं, अपने लड़कों से मिला नहीं। कहा गया किसी को पता नहीं। कुछ ही दिन में खबर आई, अंडरवर्ल्ड से खबर आने लगी कि मकांडा का मर्डर हो गया है, उसके दुश्मनों ने उसका मर्डर कर दिया है, उसका पोटला हो गया, उसकी लाश भी मिली नहीं। ये बात मकांडा के दूसरे दुश्मनों तक पहुंची तो मकांडा के दूसरे दुश्मनों ने सोचा अब हमारे रास्ते का कांटा मकांडा इस दुनिया में नहीं है, उसका मर्डर हो गया है, तो हम रीगल थिएटर पर हमला कर देंगे, जो कि मकांडा का अड्डा हुआ करता था। मकांडा शराब पीने वहीं बैठता था। तो मकांडा के दुश्मनों ने वहाँ पर हमला कर दिया इकबाल टाइगर पे। मकांडा के जो साथ वाले लड़के थे वो इकबाल टाइगर को छोड़ के भाग गए। इकबाल टाइगर अकेला उनसे लड़ता रहा। इकबाल टाइगर ने अपनी चाकू निकाली और उन 4 लोगों पे वार किया, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा। इकबाल टाइगर भी थोड़ा ज़ख्मी हो गया था, उन लोग भी 4 लोग ज़ख्मी हो गए थे। 15 लोगों को इकबाल टाइगर ने अकेले निपटा दिया। इकबाल टाइगर उनके पीछे चाकू लेके भाग रहा था, वो लोग आगे आगे भाग रहे थे। ये सारा मंजर कार में बैठकर वहाँ से जाते हुए एक शख्स ने देखा। वो इकबाल टाइगर, उन्होंने अपनी कार मोड़ी, इकबाल टाइगर के करीब आए। इकबाल से कहा रुको रुको, कौन हो तुम? इकबाल ने कहा तुमसे मतलब। तो कहा चलो, तुम्हारे बॉडी से, तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे सीने से खून बह रहा है, चलो मैं तुम्हारा इलाज करवाता हूँ। इकबाल टाइगर बोला तुम हो कौन? तो उन्होंने कहा बम्बई मुझे पत्ता किंग से नाम से जानती है,
बम्बई मुझे पत्ता किंग के नाम से जानती है। मेरा नाम यूसुफ पटेल है। अंडरवर्ल्ड में मेरा नाम यूसुफ पटेल है। बम्बई में हमारा दबदबा है। तो मैंने तुम्हारा डेयरिंग देखा कि तुम अकेला आदमी 15 आदमियों को मार रहा है, मार भी खा रहा है, मार भी रहा है, डर नहीं रहा है। तुम्हारी आंखों में खौफ दिखता नहीं है। कहाँ के हो तुम? इकबाल ने कहा मैं पूना का हूँ। यूसुफ ने कहा कि पूना का होकर मुंबई में आके बम्बई के लोगों को मारता है, तुमको डर नहीं लगता कि बम्बई के लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं? इकबाल बोला मैं मौत से नहीं डरता। मौत का डर होता तो मुंबई नहीं आता। मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। तुम जाओ अपना काम करो। यूसुफ पटेल ने बोला मैं कार मोड़ के तुम्हारे पास आया हूँ तो कुछ मकसद से आया हो, यूँ ही नहीं आया हो। तुम मुझे अपने काम के लगते हो। इकबाल टाइगर बोला मैं क्या काम कर सकता तुम्हारे पास? उन्होंने बोला मेरे पत्ते के क्लब पे तुम काम करो। इकबाल ने बोला कि मैं पंटरगिरी का काम नहीं करता, हाथ के नीचे काम नहीं करता। मेरे को मालिक बनना है, वो तो तुम बनाओगे नहीं। तो मेरे को पार्टनर बना दो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा। 2 पैसा कम दो लेकिन पार्टनरशिप में काम दो। इज्जत से काम मांगता है, इज्जत से पैसा चाहिए। मेरे पे हुक्म चलाएगा, मैं काम नहीं करेगा। यूसुफ पटेल बोला कुछ नहीं, सब तुम्हारे हिसाब से काम होगा, बस ईमानदारी रखो। इकबाल ने कहा ईमानदारी मेरे खून में है, किसी दिन साबित कर दूंगा। यूसुफ पटेल को इकबाल टाइगर अच्छा लगा। इकबाल टाइगर को यूसुफ पटेल हॉस्पिटल ले गया, उसका इलाज करवाया, फिर उसको अपने घर लेके गया, खाना खिलाया, फिर अपने रात में पत्ते के क्लब पे लेके आया, उसको कुर्सी पे बिठाया, बोला ये कुर्सी तुम्हारी है, तुम इस पे बैठोगे। अपने लड़कों को बुलाया, कहा ये इकबाल है, मेरा दोस्त है, मेरा मुहाफिज है, इसको अपने साथ रखना। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, ये क्लब की हिफाजत करेगा, तुम सब इसकी बात मानोगे, इसका हुक्म मेरा हुक्म। इकबाल टाइगर ने यूसुफ पटेल का दिल जीत लिया, क्लब अच्छे से चलाने लगा। क्लब में जो गुंडागर्दी होती थी इकबाल टाइगर ने सब ख़त्म कर दिया। इकबाल टाइगर से लोग, क्लब में आने वाले लोग, खेलने पत्ते खेलने वाले लोग डरने लगे। इकबाल टाइगर में डेयरिंग थी। इकबाल टाइगर एकदम हीरो के जैसा दिखता था। इकबाल टाइगर की इज्जत थी। इकबाल टाइगर को फिर यूसुफ पटेल ने कहा क्या इकबाल, हमको डोंगरी जाना है, डोंगरी का एक भाई है, उसको मिलना है, हमारा उससे कुछ काम है। इकबाल ने कहा हाजी साहब, आप जिस मुँह मैं आपका साया हो, आप जहाँ मैं वहाँ। इकबाल टाइगर और यूसुफ पटेल गए डोंगरी के रहमानिया होटल में। डोंगरी के रहमानिया होटल में इकबाल टाइगर एक अलग टेबल पे बैठे, यूसुफ पटेल एक अलग टेबल पे बैठे। इकबाल टाइगर को यूसुफ पटेल ने कहा क्या तुमको मालूम है आप ये किसका एरिया है? इकबाल बोला नहीं, मैं डोंगरी पहली बार आया। बोला ये साबिर कास्कर का एरिया है, यहाँ का भाई है, ये इससे मेरा दोस्ती है, ये मेरे को मिलने के लिए बुलाया है। हम लोग दोनों अलग टेबल पे बात करेंगे। इकबाल ने बोला ठीक है हाजी साहब, तुम बात करना, मैं सब पे नज़र रखता हूँ। इतने में एक साबिर के लड़के आए और होटल में बैठे हुए सबको मारने लगे और बोले चलो होटल खाली कर दो, साबिर भाई आ रहे हैं। साबिर भाई के सामने कोई बैठता है तो उनको पसंद नहीं आता। सबको उन्होंने होटल से मार के बाहर निकाल दिया। इकबाल टाइगर को भी उन्होंने कॉलर पकड़ा, बोला बोला चल उठ। इकबाल टाइगर बोला मैं अपनी मर्ज़ी से बैठता हूँ और अपनी मर्ज़ी से उठता हूँ, मेरे को कोई उठा बिठा नहीं सकता। तो उन्होंने इकबाल टाइगर की कुर्सी को लात मारा और गिरा दिया। इकबाल टाइगर ने वही कुर्सी उठा के वो आदमी के सर में मार दी। उतने में साबिर पीछे से आया, उसने इकबाल के सर में बॉटल फोड़ दी। बोला मेरे आदमी को मारते गया। इकबाल टाइगर ने भी टेबल उठा के साबिर के सर में मार दिया। बहुत झगड़ा हुआ, यूसुफ पटेल बीच में गिरे। यूसुफ पटेल ने बोला साबिर भाई उसको मालूम नहीं था तुम कौन है। उसने बोला उसने मेरे आदमी पे हाथ डाला, मेरे एरिया में हाथ डाला, मेरी इज्जत की वाट लगा दी, मेरी इज्जत पे हमला किया। यूसुफ पटेल ने साबिर को समझाया। साबिर यूसुफ पटेल की इज्जत किया करता था। साबिर को यूसुफ पटेल ने इकबाल की कीमत दी, वो ज़माने में कुछ 1 लाख रुपए के करीब दिए। बोला इनको कुछ मत करो, ठीक है, ये मेरे दोस्त है, मेरी मुहाफिज है। सुलह करके अल्लाह का वास्ता दे के वहाँ से इकबाल टाइगर को यूसुफ पटेल लेकर आया और कहने लगा इकबाल तुम बहुत गर्म खून के हो, तुम अपना दिमाग ठंडा रखो, ये बम्बई है, ये पूना नहीं है, यहाँ सब हरकतें नहीं चलती। अपनी डेयरिंग को तुम मारे जाओगे,
आज मैं नहीं होता तो वो लोग तुमको मार देते, तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। इकबाल ने बोला, उन्होंने मेरे से बदतमीज़ी की, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पहले उन्होंने मुझे मारा, इसके लिए मुझे उनको मारना पड़ा। मैं मार कैसा खाता, मैंने बंगड़ियाँ थोड़ी पहनी है, मैं गांडू थोड़ी हूँ। फिर यूसुफ पटेल ने बोला, हम इसके बाद कभी डोंगरी नहीं आएंगे, तुम्हारी जान को यहाँ पे धोखा है, अभी तुम क्लब पे बैठे रहना, ज़्यादा बाहर निकलना नहीं। 15-20 दिन नहीं गुजरे, 4 लोगों की यूसुफ पटेल के पत्ते क्लब पे एंट्री हो गई। रज़ाक रामपुरी, मकबूल खान, नावेद खान, असगर पठान, ये 4 लोग यूसुफ पटेल के पत्ते के क्लब में आए। यूसुफ पटेल से बैठ के बात करने लगे। जैसा अंदर के कमरे से इकबाल टाइगर आया, इकबाल टाइगर को रज़ाक ने देखा, दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। रज़ाक ने इकबाल को कहा कि तू इकबाल इधर, तू मेरे बाप को और भाई को मार के यहाँ बम्बई में छुपा है, मैं तेरे को पूना में ढूंढ रहा हूँ। इकबाल बोला, मैं छुपा नहीं है छुपने के लिए, मैं तो खुलेआम यहाँ पे धंधा कर रहा हूँ और मैं तो तेरे लिए ही यहाँ पे आया हूँ, ताकत बनाने के लिए, ताकि तुम लोग सबको मार सकूँ। तो रज़ाक, नावेद, मकबूल ये सब उसके इकबाल के आन पे गए। यूसुफ पटेल बीच में आए। रज़ाक ने यूसुफ को कहा, क्या यूसुफ भाई तुम बीच में नहीं आने का, इसने मेरे बाप को मारा है, मेरे भाई को मारा है। यूसुफ पटेल बोला, अभी ये मेरे साथ है, अभी तुम इसको मार नहीं सकते। तो रज़ाक बोला, ठीक है, तुम्हारे सामने नहीं, बाहर तो मार सकता ना। इकबाल बोला, मैं भी तेरे को मार देंगे। यूसुफ पटेल के लोग आए। यूसुफ पटेल ने अपनी पिस्तौल निकाली, रज़ाक के ऊपर तान दी। बोला, रज़ाक, मैं तुम्हारे को अपना दोस्त समझता हूँ, लेकिन ये मेरा मुहाफिज़ है, इसने भी मेरी जान बचाई है, मेरी जान की हिफाजत की है, मैं इसकी जान का सौदा नहीं कर सकता। रज़ाक बोला, यूसुफ भाई इसकी कीमत बोलो, मैं कीमत देने को तैयार हूँ, मेरे को ये चाहिए। यूसुफ पटेल बोला, जिसने मेरी जान बचाई है, मैं उसकी मौत का सौदा नहीं कर सकता। अभी फ़िलहाल मैं मेरे हाथ में पिस्तौल है और तेरी जान मेरे हाथ में है, तुम यहाँ से निकल जाओ, या तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम लोग के मेरे दोस्ती रिलेशन है, मेरे को मजबूरी में तुमको मारना पड़ेगा। तो रज़ाक यूसुफ पटेल को बोला, आज से तुम भी हमारे दुश्मन हो। वो लोग वहाँ से निकल गए। फिर इकबाल टाइगर को यूसुफ पटेल ने वहाँ से निकाला बाहर, नागपाड़ा पत्ते के क्लब से, सुबह 4 बजे, और बोला, इकबाल तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, ये लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं, मकबूल नागपाड़ा का ही है, इस एरिया का ही है, तुमको ये लोग छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इकबाल को वहाँ से निकाल दिया। तो दोस्तों, सुना आपने कितनी शिद्दत से, ईमानदारी से, कितनी डिटेल से, कितनी बातें शख्स ने याद रखी होगी इकबाल टाइगर से ये किस्से सुन सुन के। कल के पार्ट में, सेकंड पार्ट में, आपको अगला किस्सा सुनाएंगे जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और भी बहुत काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत से लोगों से कांटेक्ट किया हुआ है, एक नए तरीके से इस क्राइम चैनल को थोड़ा सा एक डिफरेंट रूप में, डिफरेंट शेप में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं आप सबका सहयोग मिलेगा। इसी तरह हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाइए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके जो विचार आते हैं, आपके सजेशन आते हैं, आपके कमेंट आते हैं, वो हमारे लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप सबसे। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।